हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज महिपाल सिंह एंड आज की जो क्लास है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, इसमें वापस से हम वही पार्ट पढ़ेंगे जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो पहले 3 पार्ट में हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीख लिया था और बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखा था। आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो ये है कि जो आपके एनसीआर और एनपीआर के जो फॉर्मूले होते थे वो कहाँ से बनते हैं, और अगर एनसीआर और एनसीआर का यूज नहीं किया जाए, केवल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके क्या हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इन सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एनसीआर और एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है आपका, ये कहाँ से बना और इनमें से किसी एक को यूज करने से काम चल सकता है या फिर दोनों को हमें अलग अलग यूज करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें हमें अब यहाँ पर देखनी है, राइट। तो देखिए एनसीआर का और एनपीआर का, तो अगर मैं कहूं कि एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है आपका ये एनपीआर, तो आप ये लिखते हैं कि एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट, ये वाला पार्ट लिखते हैं। और अगर मैं एनसीआर की बात करूं तो एनसीआर में आप लिखते थे कि एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, और नीचे आर फैक्टोरियल से और डिवाइड हो जाता है, राइट। तो देखिए ये क्या, इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एन क्या होता है। तो एन होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। तो एन जो है वो है कि कितनी चीजें आपके पास अवेलेबल है, और आर क्या है, द नंबर ऑफ थिंग्स विच वी आर टेकिंग इन वन टाइम। तो थिंग्स विच वी आर टेकिंग, थिंग्स विच वी आर टेकिंग एट अ टाइम, विच वी आर टेकिंग एट अ टाइम, एक बार में हम कितनी चीजें लेके अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो आर होता था, राइट। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा कि एनपीआर का फॉर्मूला ये है, एनसीआर का फॉर्मूला ये है। बट देखिए इसमें एक रिलेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सा रिलेशन है जो आपने नोटिस नहीं किया होगा अभी तक, अगर आपने लॉजिकली कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। तो मैं इनको लॉजिकली कनेक्ट करूंगा कि अगर आप एनपीआर में अगर आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें, राइट, एनपीआर को अगर आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे तो देखना क्या बनेगा। एनपीआर को आर फैक्टोरियल, तो देखो एन फैक्टोरियल अपॉन में क्या होता था, ये एन माइनस आर फैक्टोरियल, और डिवीजन हमने आर फैक्टोरियल लगा दिया है। तो अगर मैं एनपीआर को आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता हूं तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका एनसीआर का फॉर्मूला है। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया। ये किसका फॉर्मूला है, आपका एनसीआर का फॉर्मूला है। इतना पार्ट क्लियर है, राइट। अब दूसरा जो पार्ट है, अगर मैं इसी पार्ट को, अगर मैं एनसीआर को, अगर मैं एनसीआर को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखिए ये क्या होता था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। और आर फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल से कर दिया है तो मल्टीप्लाई कर देंगे एनसीआर में आर फैक्टोरियल से, तो ये कैंसिल आउट होके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनपीआर में। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूले हैं ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल फॉर्मूले हैं। तो अगर मैं किसी एक को भी यूज करूंगा ना तो दोनों का काम हो सकता है, बट इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं दोनों फॉर्मूलों का इंडिपेंडेंटली यूज ना करके एक ही फॉर्मूले को यूज करूं, तो कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा ना। कंफ्यूजन कब है कि यार एनसीआर कहाँ यूज करें, एनपीआर कहाँ यूज करें। अगर मैं ये आपको बता रहा हूं कि केवल एक फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन हो सकते हैं तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना। तो वो कंफ्यूजन दूर थोड़ा और बेसिक को समझने से हो जाएगा। देखिए अब देखिए, जब एनसीआर का मतलब, एनसीआर जो होता था ये होता है आपका कॉम्बिनेशन, और एनपीआर होता है परम्यूटेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन हम तब यूज करते हैं जब हमें सिलेक्शन करना होता है, जब हमें सिलेक्शन करना होता है। तो सिलेक्शन, केवल और केवल सिलेक्शन, सिलेक्शन ओनली, या फिर हमें कुछ लोगों को चूज करना है, या फिर हमें एक टीम बनानी है, या फिर हमें कोई ग्रुप बनाना है, तो हम सिलेक्शन करते हैं, ओनली सिलेक्शन करते हैं, अरेंजमेंट नहीं करते। तो मैं आपको अरेंजमेंट में और सिलेक्शन में एक डिफरेंस बताता हूं। मान के चलो आपका मन किया कि अब ना यार बहुत एज हो गई है, शादी कर ली जाए, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपके पेरेंट्स को लगता है कि आपकी शादी कर दी जाए, तो सबसे पहले अगर आप लड़के हैं तो आपको 5-6 फोटो दिखाए जाएंगे लड़कियों के कि इनमें से कोई एक पसंद है, उससे देख लो, है ना। या फिर अगर आप लड़की हैं तो आपको घर वाले आपको 7-8 फोटोज दिखाएंगे लड़कों के कि इनमें से जो पसंद हो उससे आगे बातचीत की जाए। तो अब क्या हो रहा है,
अगर लड़का हो या लड़की हो तो पहले क्या करना पड़ रहा है? देखो, शादी के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? अगर आप लड़के हैं तो लड़की को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप लड़की हैं तो पहले लड़के को सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो सिलेक्शन हमेशा करना ही पड़ेगा अगर मैरिज करनी है, क्योंकि 4-5 से तो एक साथ कर नहीं लोगे ना, मैरिज एक से ही करनी है, जो अभी एक लॉ के अकॉर्डिंग, जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग, राइट? तो जो यहां पर एक शादी कर सकते हैं तो वो एक का सिलेक्शन तो करना पड़ेगा ना, तभी तो शादी होगी। अब शादी के जो अरेंजमेंट होते हैं, जब लड़का सेलेक्ट हो जाएगा या लड़की सेलेक्ट हो जाएगी उसके बाद ही तो अरेंजमेंट होंगे। तो इसको शादी से रिलेट कर लो कि यार सिलेक्शन के बाद ही कोई अरेंजमेंट हो सकता है, अरेंजमेंट पहले कभी हो ही नहीं सकता। तो वही मैं कह रहा हूं, जब शादी के अरेंजमेंट, अब आपने, आपकी लड़की सेलेक्ट नहीं हुई या लड़का आपने सेलेक्ट नहीं किया जिससे शादी करनी है आपको, है ना, उससे पहले ही आप क्या कर रहे हैं? पहले हलवाई ढूंढ लेता हूँ, पहले टेंट वाले को ढूंढ लेता हूँ, पहले हॉल बुक करा देता हूँ और बाकी सारी चीजों का अरेंजमेंट कर देता हूँ। लड़की तो कहीं ना कहीं देख ही लूंगा। अरे लड़की देखी नहीं है तो इन अरेंजमेंट का क्या फायदा, है ना? कोई पर्पज नहीं निकल रहा ना। इसलिए पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा, बाद में अरेंजमेंट की बात आएगी। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा सिलेक्शन होगा। अब देखिए एनपीआर क्या होता है? तो एनपीआर का मतलब होता है, एनपीआर का मतलब होता है, अब मैंने आपको क्या कहा कि एनपीआर जो होता है ना वो ये होता है एनसीआर, और इसको अगर मैं आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूं, दैट मीन्स एनपीआर इज नथिंग कि पहले जिसका भी अरेंजमेंट करना है उसका सिलेक्शन तो करना पड़ेगा। तो अगर आपको शादी करनी है तो लड़की देखनी पड़ेगी या लड़का देखना पड़ेगा, उसके बाद अरेंजमेंट होंगे, राइट? तो जिन चीजों का मुझे अरेंजमेंट करना है पहले मुझे सिलेक्शन करना पड़ता है, और आर थिंग्स का एन में से मैंने जिनका सिलेक्शन कर लिया है, अब उनको अगर अरेंज करने की भी जरूरत है तो मैं अरेंजमेंट भी करूंगा, राइट? तो सिलेक्शन होने के बाद अगर अरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो आपका एनपीआर लगता था। दैट मीन्स सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों एक साथ, जब ये दोनों चीजें एक साथ रिक्वायर्ड है तब हम एनपीआर का यूज करते थे। अब आप ध्यान से देखना कि बाय डिफॉल्ट एनसीआर तो सिलेक्शन में यहां पर तो यूज होगा ही होगा, लेकिन सिलेक्शन तो एनपीआर में भी होता है कि पहले आपको लड़की सेलेक्ट करनी पड़ेगी, बाद में जो चीजें, जिन जिन चीजों का अरेंजमेंट करना है, तो मान के चलो आर थिंग्स आपने सेलेक्ट कर लिए इनमें से, तो इनको अरेंज भी करना पड़ेगा, तो आर फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर एक लाइन में एन डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करने के एन फैक्टोरियल वेज होते हैं, ये मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। तो वो आर जो थिंग्स है वो सब अलग अलग हैं, तो आर फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती है, तो इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू आर फैक्टोरियल कर देंगे। तो एनसीआर से ही सिलेक्शन के क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं, लेकिन एनसीआर से ये एनपीआर वाले भी हो जाएंगे। बस आपको पहचानना क्या है कि यार सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है। अगर सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है, अगर सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है तो एनपीआर लगता है, लेकिन एनपीआर को यूज मैं कभी नहीं करता। एनपीआर को मैं क्यों यूज नहीं करता? क्योंकि मेरा सारा काम एनसीआर से ही हो जाएगा। तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये जो एनपीआर और एनसीआर है ना, ये जो आपने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखा था ना, उसके दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं। उनमें से एनसीआर बहुत सीधा साधा बच्चा है और एनपीआर जो है ना वो बहुत बदमाश बच्चा है। तो बदमाश बच्चे को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। हम हमेशा सीधे साधे बच्चे से काम लेंगे एनसीआर, क्योंकि ये सिलेक्शन में भी काम आएगा और ये सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट में भी बड़े आराम से काम आ जाएगा। अब ये एनसीआर एनपीआर बने कहां से? मैं ये कह रहा हूं ना कि यार प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ही ये दो बच्चे हैं, तो ये दो बच्चे जनरेट कहां से हुए, पैदा कहां से हुए? तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर मान के चलो आपको 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग, how many 4 digit numbers can be formed using 1 to 9 if repetition is not allowed? Repetition is not allowed, right? अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 4 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे 1 से 9 तक यूज करने से? तो अगर आपको अभी भी क्या करना है, 4 प्लेसेस फिल करने हैं। अगर इसको तो मैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही करूंगा, तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट फिल करना होता है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, क्योंकि 1 से लेके 9 तक है।
और अगर मैं कहूंगा कि अब ये वाला जो पार्ट है 8 तरीके से, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, फिर ये 7 तरीके से, फिर ये 6 तरीके से, तो मेरा आंसर क्या होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्वेश्चन कितना आसान है कि 72 इंटू 42 कर लेंगे आराम से, जो भी आंसर आएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। बट अगर आप इसको ऐसे देखो कि अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठता एनसीआर या एनपीआर से तो क्या होता, राइट? तो इसी को मैं एनसीआर और एनपीआर में कन्वर्ट करूंगा। अब देखिए मेरा आंसर तो यही आएगा, चाहे मैं कैसे भी आंसर निकालूं मेरा आंसर तो यही आना है, राइट? 4 डिजिट के नंबर 1 से 9 तक यूज करने पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो अब देखो लोगों ने क्या कहा कि दिस इज नॉट अ गुड लुकिंग नंबर और दिस इज नॉट अ गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव कैलकुलेशन, क्योंकि इसको 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 कुछ मजा सा नहीं आ रहा देखने में, इसको मजेदार बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने मजेदार बनाने के चक्कर में आपको परमुटेशन गिफ्ट कर दिया। देखिए कैसे मजेदार बनाया गया। तो मजेदार बनाने के चक्कर में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि यार हम क्या करते हैं ना, इसमें 5 और 4 और 3 और 2 और 1 का मल्टीप्लाई कर दे और जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी कर दे। तो जिससे मल्टीप्लाई किया है उससे डिवाइड भी करने से इस नंबर में कोई चेंज थोड़ी आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा तो अभी भी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने से आपको वैल्यूज क्या मिल गई, फैक्टोरियल के फॉर्म में। तो ये बन गया 9 फैक्टोरियल और नीचे आ गया 5 फैक्टोरियल। और इस 9 और 5 फैक्टोरियल को आप 9 फैक्टोरियल अपॉन ऐसे भी तो लिख सकते हो 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, राइट? 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब आप ये कहेंगे कि यार यही तो 9p4 है कि नहीं? तो अब आप देखिए कि ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ये जो कैलकुलेशन थी जो कि अगली लुकिंग दिख रही थी, इसको देखने में मजा नहीं आ रहा था, तो इस मजेदार गुड लुकिंग कैलकुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये परमुटेशन बन गया, परमुटेशन बन गया। तो परमुटेशन में हमें केवल ये बताया गया था कि जहां अरेंजमेंट करना हो, ये तो बताया ही नहीं गया था कि यार अरेंजमेंट करने के लिए पहले सिलेक्शन तो करना पड़ेगा, तो शादी करने के लिए पहले लड़की या लड़का तो देखना पड़ेगा, तो सिलेक्शन तो रिक्वायर्ड है। तो सिलेक्शन तो सभी चीजों में करना ही पड़ेगा, चाहे टीम बनाओ तो टीम के लिए भी सेलेक्ट करने पड़ेंगे मेंबर, और अगर मैं वर्ड्स बना रहा हूं तो अल्फाबेट्स मुझे सेलेक्ट करने पड़ेंगे तब जाके मेरे वर्ड्स बनेंगे। या फिर अगर मैं 4 डिजिट का नंबर बना रहा हूं 1 से लेके 9 नंबर में से, तो पहले मुझे वो 4 नंबर देखने पड़ेंगे, फिर उनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए ये एनपीआर यहां पर है। तो इस एनपीआर को मैं ऐसे भी तो बोल सकता था कि भाई 9 में से कोई 4 नंबर ही तो चूज करने हैं, तो 9 में से 4 को चूज करने का तरीका NC4 भी तो हो सकता था। अब देखो, अब देखो ध्यान से देखना यार, मल्टीप्लाई क्यों करना है 4 फैक्टोरियल का, कि कोई भी 4 नंबर आपने चूज किए, मान के चलो आपने चूज कर लिया 4, 5 और 7 और 8। अब 4, 5, 7, 8 को अरेंज करेंगे तो एक अलग नंबर बन रहा है, और यहीं पर अगर मैं 4, 5, 8, 7 लिख दूं तो अलग नंबर है, और यहीं पर मैं अगर ये लिख दूं 4, 7, 5, 8 तो अलग नंबर है, और अगर मैं 7, 4, 5, 8 लिख दूं तो अलग नंबर है। मतलब अगर ये चारों जो नंबर चूज किए मैंने उनको मैं इधर उधर अरेंज करता हूं, सफल करता हूं, तो उनका अरेंजमेंट अलग अलग दिखता है, वो अलग अलग काउंट होंगे। तो ये एक अलग नंबर है, ये एक अलग नंबर है। तो जिन चीजों का आपने सिलेक्शन किया है उनको इधर उधर सफल करने से अगर वो अलग अलग बन रहे हैं तो उनका अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है। तो यही तो 9p4 होता है, राइट? तो मैं ऐसे नहीं देखता कि परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा, मैं सीधे सबसे पहले सिलेक्शन करता हूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन तो टीम बनाने में भी होता है और अरेंजमेंट जिनका करना होगा उनका भी होगा। फिर मैं लॉजिकली कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, प्रैक्टिकली देखता हूं कि अगर नंबर चूज किए गए हैं और उनको अरेंज करूंगा तो अलग अलग नंबर बनेंगे डेफिनेटली। तो 9, तो ये जो वैल्यू आंसर देने वाला है, ये जो कैलकुलेशन आंसर देने वाली है, जो वैल्यू यहां से निकलेगी वही यहां से निकलेगी। या फिर आपको पता ही है कि 9c4 इंटू 4 फैक्टोरियल को ही ये बोलते हैं। तो अगर ये भी ऑप्शन दे रखा होगा तो भी आप पता कर लेंगे ना। तो मैं एनपीआर का यूज ही नहीं करता किसी क्वेश्चन में। जब मैं एनपीआर का यूज ही नहीं करूंगा तो मैं हर बार एनसीआर ही लगाऊंगा, तो कंफ्यूजन ही दूर हो गया कि नहीं? अब
एनसीआर और एनपीआर कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसके लिए भी एक मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर बहुत अच्छा सा। और ये जो एग्जाम्पल है ना, ये पूरा निचोड़ है इस पूरे चैप्टर का, ध्यान से समझना है इसको। और दोनों क्वेश्चन सिमिलर से लगेंगे आपको। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 26 स्टूडेंट हैं, उन 26 में से 3-3 लोगों की एक टीम बनानी है, राइट। तो मैंने कहा कि 26 में से 3 लोगों का सिलेक्शन करना है, राइट। तो इन हाउ मेनी वेज दिस टीम कैन बी मेड, तो ये 26C3 वेज में बनती है। अब आप कहेंगे कि सर इनका अरेंजमेंट क्यों नहीं किया, तो मान के चलो इन 26 स्टूडेंट में से ना एक ए स्टूडेंट था, एक बी था, एक सी था। अगर मैं इनको अरेंज भी करूंगा, ए और सी और बी लिख दूं, या फिर बी और सी और ए लिख दूं, या फिर बी ए सी लिख दूं, या फिर सी ए और बी लिख दूं, या फिर सी बी ए लिख दूं, तो ये अलग अलग 6 अरेंजमेंट हुए, अलग अलग 6 अरेंजमेंट हुए ना, अलग अलग 6 अरेंजमेंट हुए। लेकिन अगर ये एक टीम में है, ये तीनों एक टीम में है, ये भी एक टीम में है, ये भी एक टीम में है, तो क्या टीम चेंज हो गई? अब पहले मैंने ए को सेलेक्ट किया यहां पर, फिर बी को किया, फिर सी को किया, या फिर पहले मैंने ए को कर लिया, फिर सी को किया या बी को किया, तो टीम तो तीनों की एक ही है। तो ये अलग अलग 6 तरीके से हो रहा है, लेकिन टीम को अरेंज करने से वो टीम में कोई चेंज नहीं आता। इसलिए जब हम टीम बनाते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो केवल सिलेक्शन लगता है, तो ओनली सिलेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन तो इसमें भी लगेगा। अब यहां पर तो यही आंसर हो गया, क्योंकि यहां पर केवल, तो मैंने आपको बोला था कि कॉम्बिनेशन कब लगाते हैं, जब सिलेक्शन करना हो, या टीम बनानी हो, या ग्रुप बनाना हो, या फिर कुछ लोगों को चूज करना हो, या वाइस कैप्टन बनाना हो कुछ लोगों में से, या कैप्टन बनाना हो, इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 अल्फाबेट एट अ टाइम फ्रॉम 26 अल्फाबेट्स विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग और मीनिंगलेस। तो भाई 26 अल्फाबेट हैं आपके पास, उसमें से एट अ टाइम आपको क्या लेना है, 3 लेने हैं ना, तो 26 में से कोई 3 सेलेक्ट तो करोगे। अब मान के चलो आपने बी और सी और डी को सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं बी सी डी लिखूंगा तो एक अलग वर्ड बनेगा, लेकिन अगर बी डी सी लिखूंगा तो एक अलग वर्ड बनेगा। ऐसे ही सी बी डी लिखूंगा तो अलग वर्ड है, और सी और डी और बी लिखूंगा तो अलग वर्ड है, और डी और सी और बी लिखूंगा तो अलग वर्ड है, और डी और बी और सी लिखूंगा तो अलग वर्ड है। तो ये अलग अलग, तो इनका अरेंजमेंट करने से ये अलग अलग काउंट होंगे ना। तो जिन चीजों का मैंने अरेंजमेंट किया है, अगर वो सारी अलग अलग हैं, तो उतने ही फैक्टोरियल से उसमें मल्टीप्लाई कर दे, तो यही आपका आंसर हो गया। अब मेरे को ये 26p3 करके थोड़े ही निकालना है, आंसर तो सेम आने वाला है, और इसी को ही आप क्या बोलते हैं, 26p3 बोलते हैं। तो मैं इसका यूज कभी करता नहीं हूं, सारे क्वेश्चन एनसीआर से ही हो जाएंगे। तो अब आपको प्रैक्टिकली ये देखना है कि किन चीजों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो जहां टीम बन रही होगी, जहां सिलेक्शन हो रहा होगा, वहां अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरेंजमेंट करने से टीम में कोई चेंज नहीं आता। और दूसरी चीज, अगर नंबर्स बन रहे हैं, अगर अल्फाबेट से वर्ड्स बन रहे हैं, अगर डिजिट से नंबर्स बन रहे हैं, तो नंबर्स को सफल करेंगे या अल्फाबेट को सफल करेंगे तो अलग अलग वर्ड बनेंगे, तो वहां पर अरेंजमेंट की जरूरत होगी, लेकिन उसमें पहले सिलेक्शन तो करना ही पड़ता है। तो सिलेक्शन के साथ जहां अरेंजमेंट करना है, वहां ये आप यूज कॉम्बिनेशन का ही करें, लेकिन जिन चीजों को आपने सेलेक्ट किया उतने ही तरीके से आप उसको अगर अलग अलग चीजें हैं तो उतने ही फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाएगा। तो हर क्वेश्चन में मैं केवल एनसीआर यूज करूंगा, एनपीआर का कोई काम ही नहीं है। मैंने कहा ना, बदमाश बच्चा है, कंट्रोल करना आसान नहीं है, सीधे बच्चे के साथ जाएंगे तो कॉम्बिनेशन बहुत सीधा है। आई होप आप सभी लोगों को ये बहुत क्लैरिटी के साथ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं रहा होगा, राइट। तो चलिए अब आगे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, राइट। तो अब आप देखिए कि क्लास है, 27 बॉयज है। यहां पर क्या बोल रहा है, इन ए क्लास देयर आर 27 बॉयज एंड देयर आर 14 गर्ल्स। The teacher wants to select one boy and one girl to represent the class in a function. In how many ways teacher can make this? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, and, और टीचर वांट टू सेलेक्ट वन बॉय एंड वन गर्ल, मतलब ये साथ साथ में एक्टिविटी होनी है। तो भाई 27 में से कोई एक आ जाए और ये साथ में होना है, इन 14 में से कोई एक आ जाए, राइट।
इनका अरेंजमेंट अब मैटर नहीं करता, कितने तरीके से अरेंज होंगे ये मैटर नहीं करेगा। मान के चलो यहाँ से ए बॉय है, मान के चलो यहाँ से ए बॉय सेलेक्ट हुआ और बी गर्ल यहाँ से सेलेक्ट हुई, तो इनकी टीम क्या बन गई, ए और बी का सिलेक्शन हो गया। अब अगर उसने पहले गर्ल बी का किया होता फिर ए का किया होता तो ये टीम अलग थोड़ी हो जाती, इसलिए अरेंजमेंट जरूरत नहीं है, राइट। अगर अरेंजमेंट की जरूरत होती तो क्या करता, इंटू 2 फैक्टोरियल लगा देता, क्योंकि दो में अगर अरेंजमेंट करना है तो इसी में इंटू 2 फैक्टोरियल लिख देता, बट जरूरत नहीं है क्योंकि हमने चूज किया है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने बोला था चूज, सिलेक्शन, टीम, ग्रुप, इन सब में क्या करते हैं, इन सब में क्या करते हैं, इन सब में हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। द पर्सन वॉन्ट्स टू बाय 1 फाउंटेन पेन, 1 बॉल पेन एंड 1 पेंसिल फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप। इफ देयर आर 10 फाउंटेन pen varieties and 12 pen varieties and 5 pencil varieties, in how many ways can select these articles? तो सिलेक्शन कर रहा है इन आर्टिकल्स को, वो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता है, और ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। तो देखिए 10 फाउंटेन पेन है, उनमें से कोई एक करना है, इंटू 12 बॉल है, उनमें से 12 बॉल पेन है, उनमें से कोई एक, और 5 पेंसिल है, उनमें से कोई एक। तो इस तरीके से हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब इनको अब देखो 2-3 चीजों का और आपको ध्यान में रखना है कि जैसे अगर मैं कहूं कि NC1 या NC0 या NCN, तो NC1 अगर आप ऐसे देखोगे कि 4C1 तो इसका वैल्यू 4 होगा, मतलब NC1 का वैल्यू जो होता है वो N होता है, राइट। NC0 क्या होगा, तो NC0 भी आपका, NC0 क्या होगा, NC0 आपका 1 होता है। मैं आपको बता देता हूं कैसे, कि आप क्या करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 0 का फैक्टोरियल, यही तो लिखेंगे। तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल क्या बनेगा आपका 1, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। NCN भी आपका 1 ही होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या पता होना चाहिए कि NCA इज इक्वल टू NCB इफ A प्लस B इज इक्वल टू N। आई होप आपको ये वाला पार्ट आपको 11th-12th का याद होगा कि अगर ए और बी का एडिशन अगर किया जाए तो आपके पास अगर वो वैल्यू n के बराबर आ जाए तो इन दोनों की वैल्यूज बराबर होती हैं। तो अगर आप ऐसे देखोगे ना कि 5C2 इज इक्वल टू 5C3, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना। ये 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। देयर आर 5 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स एंड 6 बुक्स ऑन फिजिक्स इन अ बुक शॉप। In how many ways can student buy a mathematics book and a physics book? और सेकंड में either a maths book और a physics book। देखिए यहाँ पर तो एंड लिखा हुआ है ना, तो एंड लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 5 बुक्स हैं मैथमेटिक्स की, 5 में से कोई एक बाय करे, और 6 बुक्स फिजिक्स हैं, उनमें से कोई एक बाय करे, तो पहला आंसर हो जाएगा आपका 5 into 6, तो 30 वेज हो जाएंगे, राइट। सेकंड में ईदर लिखा हुआ है या फिर ईदर और वाली कंडीशन है, तो या तो मैथ्स की बुक बाय करेगा या तो फिजिक्स। तो 5C1 तो मैथ्स होगा, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, प्लस और आया है ना, तो मैंने आपको बोला हुआ है और में कब क्या करते हैं प्लस, तो 6C1। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 5 + 6 दैट इज इक्वल टू 11 आएगा, और यहाँ पर 5 into 6 दैट इज इक्वल टू 30। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ रहा है, राइट। चलिए अब फिर से बोला गया, अ टीम कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स एंड अदर हैज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। तो यहाँ पर टीम 1 और टीम 2 है। देखो टीम 1 मैंने यहाँ लिखा, टीम 2 यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर 6 बॉयज हैं और यहाँ पर 4 गर्ल्स है, यहाँ पर 5 बॉयज हैं और यहाँ पर 3 गर्ल्स हैं। हाउ मेनी सिंगल मैचेस कैन बी अरेंज बिटवीन द 2 टीम्स व्हेन अ बॉय प्ले अगेंस्ट अ बॉय एंड अ गर्ल प्ले अगेंस्ट अ गर्ल। तो देखो यहाँ पर कितने सिंगल मैच हो सकते हैं, तो इन 6 में से कोई एक लड़का आ जाए और इधर इन 5 में से कोई एक लड़का है, तो लड़कों के गेम इतने हो जाएंगे, और इन 4 लड़कियों में से इधर और इन 3 में से कोई एक इधर, तो कितने गेम हो गए आपके, 6C1 का मतलब 6 होता है, 5C1 भी 5, तो ये 30 हो गए, और ये आपका कितना हो गया 12, तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा 42, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 3 मेंबर्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 6 बॉयज सच दैट गर्ल्स आर इन मेजोरिटी। तो गर्ल्स यहाँ पर क्या है, मेजोरिटी में है। इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 3 मेंबर्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 6 बॉयज सच दैट गर्ल्स आर इन मेजोरिटी। तो गर्ल्स मेजोरिटी में होनी चाहिए, दैट मीन्स
देखो अब 6 तो लड़के हैं, राइट, 6 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, और इनमें से जो टीम बनानी है वो 3 मेंबर्स की बनानी है। अब 3 मेंबर्स की टीम बनानी है और उसमें भी बोल रहा है गर्ल्स मेजोरिटी में होनी चाहिए। तो जो टीम बनेंगी ना वो मेजोरिटी में गर्ल्स रहेंगी, तो 2 गर्ल एंड 1 बॉय हो सकता है, या फिर 3 की 3 लड़कियां हो तो भी तो फुल मेजोरिटी रहेगी। तो 2 तरीके हो गए, आइदर और वाले 2 केस बन गए, या तो ये या तो ये। तो अब ये दोनों चीजें तो एक साथ होंगी ना, तो 4 लड़कियों में से कोई 2 लड़कियां और इन 6 में से कोई एक प्लस, राइट। अब प्लस क्या होगा, प्लस होगा आपके पास वो जो 4 लड़कियां उनमें से कोई भी 3। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, 4C2 आपका कितना होता है, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 40। तो आंसर हो जाएगा आपका 40, ये वाला पार्ट। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये भी समझ में आ गया होगा कि यार एनसीआर और एनपीआर में से तो किसी एक का ही यूज करके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, और जो कि सीधा साधा बच्चा होता है वो है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का यूज करके हर कोई क्वेश्चन किया जा सकता है, ये समझने वाली बात थी। तो इस पार्ट में हमें इतना ही करना था। नेक्स्ट पार्ट में हम परम्यूटेशन वाले जो क्वेश्चंस है वो कॉम्बिनेशन को यूज करते ही करने करने वो कॉम्बिनेशन को यूज करके ही मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, मैं कभी भी एनपीआर यूज नहीं करूंगा। तो आपका कंफ्यूजन ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि एनपीआर यूज करना है या एनसीआर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।